मेरे सभी शिक्षक मित्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर बीके वर्मा आज इस बायोलॉजी क्लास में प्लांट किंगडम का सर्वोच्च डिवीजन एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों से आपका परिचय कराऊंगा। ये एंजियोस्पर्म सबसे अधिक विकसित पौधे हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स ये सभी बेस्ट डेवलप्ड हैं और साथ ही साथ इनमें फ्लावर्स की उत्पत्ति होती है। फ्लावर्स की उत्पत्ति के कारण इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, आप नाम एंजियोस्पर्म ही बोलेंगे क्योंकि फ्लावर बनना उनका कैरेक्टर है, नाम उनका होगा एंजियोस्पर्म्स। अब इसमें टैप रूट, फाइब्रस रूट और कई प्रकार के एडवेंटिशियस रूट्स बन सकते हैं। इनके स्टेम की पहचान इन पर पाए जाने वाले नोड्स हैं, गांठ हैं, और दो नोड्स के बीच की दूरी को इंटरनोड्स कहा जाता है। इन नोड्स पर हर हाल में एक या कई पत्ते हो सकते हैं। एक पत्ता अल्टरनेटली हो सकता है, दो पत्ते अपोजिट डायरेक्शन से होंगे और कई सारे होंगे तो एक चक्र का निर्माण करेंगे, व्हर्ल का निर्माण करेंगे। ये पत्ते ऊपर चिकना वेंट्रल सरफेस और नीचे रुखरा डॉर्सल सरफेस, दो अलग अलग तरह की बनावट वाले होते हैं। ऊपर की सतह की ओर बहुत कम स्टोमेटा होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, और नीचे यानी डॉर्सल सरफेस पर काफ़ी स्टोमेटा होते हैं। लेकिन जलीय पौधों में यह सजावट या बनावट अलग भी होती है। पत्ते और स्टेम के बीच के अक्ष में, एक्सिल में, एक्सिलरी बड्स पाए जाते हैं जिससे शाखाओं का निर्माण हो, या फ्लावरिंग सीजन है तो उससे फूल का निर्माण हो। अब फ्लावर का निर्माण एक्सिलरी बड या एपिकल बड से होता है। फ्लावर्स को मॉडिफाइड शूट कहा जाता है और इसके पत्ते रूपांतरित होकर सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स और पिस्टिल या कार्पेल्स का निर्माण करते हैं, जिनके चक्र को क्रमशः बाहर की ओर कैलिक्स, दूसरा कैरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा गाइनोसियम कहा जाता है। जब ये चारों चक्र पाए जाएं तो वह फ्लावर कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट भी होगा। लेकिन कोई एक चक्र अगर नहीं रहे तो वह इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। कभी कभी एक फूल में मेल और दूसरे में फीमेल ऑर्गन पाया जाता है, यानी एक स्टामिनेट है और दूसरा फूल पिस्टिलेट है, तो यह यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब अगर यह एक ही पौधे में हो तो प्लांट मोनोएसियस लेकिन फूल यूनिसेक्सुअल, और अगर ये दो अलग अलग पौधे में हो तो इसका मतलब प्लांट पूरे का पूरा यूनिसेक्सुअल हो गया, यह कंडीशन डायोएसियस हो गया। स्टामेन में एक लंबा सा फिलामेंट होता है जिसके शीर्ष पर दो पालियों में बटा हुआ एंथर होता है। प्रत्येक पाली में दो दो पॉलन सैक विकसित होते हैं। इन पॉलन सैक में
माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है जो हैप्लॉइड होते हैं, मायोसिस से बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर ही बाद में पॉलन ग्रेन में रूपांतरित होकर वितरित हो जाते हैं। कार्पेल में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये 3 पार्ट होते हैं। ओवरी के अंदर एक या कई ओव्यूल पाए जा सकते हैं। इन ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल पाया जाता है जो मायोसिस से डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाता है। इनमें 3 कमज़ोर लक्षणों वाले नष्ट हो जाते हैं और अच्छे लक्षण वाले एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। इस फंक्शनल मेगास्पोर में अब मायोसिस होता है, माइटोसिस होता है 3 बार। तो 3 बार माइटोसिस होने से 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, जिनमें 3 चलाजा के पास जाकर एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। 3 माइक्रोपाइल के पास जाकर एग एपरेटस बनाते हैं, इनमें एक ओवम और 2 सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स बनाते हैं, और शेष 2 बीच में ही रह जाते हैं जो आपस में जुटकर एक डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। अब यह ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा की सतह पर जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। यह ट्यूब स्टिग्मा को और स्टाइल को पार करते हुए ओव्यूल की ओर अपनी वृद्धि करता है। इसमें आगे आगे एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस चलता है। माइक्रोपाइल के पास पहुंचने पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है और जनरेटिव न्यूक्लियस से फिर माइटोसिस होने पर 2 गैमीटिक न्यूक्लियाई बनते हैं, यानी एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमिट्स बनते हैं। इनमें एक ओवम से फर्टिलाइज करके डायप्लॉइड जाइगोट बनाता है और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से बीज, सीड का निर्माण और ओवरी की दीवार से फल भित्ति का निर्माण होता है। अब जाइगोट से जो एम्ब्रायो बनता है उसमें एक प्राइमरी नोड होता है, उसके ऊपर इपिकोटाइल और उससे प्लूम्यूल का निर्माण होता है और नीचे हाइपोकोटाइल होता है जिससे रेडिकल बनते हैं। जर्मिनेशन के समय पहले रेडिकल ही बाहर आता है, यानी रेडिकल का विकास दर प्लूम्यूल की अपेक्षा ज़्यादा है। इस नोड पर 1 या 2 एम्ब्रायोनिक लीफ लगे रहते हैं जिसे कॉटिलेडन कहा जाता है। भ्रूण पत्र, यह कॉटिलेडन्स अगर एक हो तो वह पौधा मोनोकॉटिलेडनस और अगर 2 हो तो डाइकॉटिलेडनस कहा जाता है। इसे ही एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ट्रांसलेट करके नाम दिया गया है। अब हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने 1959 में 111 ऑर्डर्स बनाए जिसमें 82 डाइकॉटिलेडनस के और 29 मोनोकॉटिलेडनस के हैं और दोनों को मिलाकर कुल 411 फैमिलीज बनाए गए। तो अब हम लोग एक एक कर इन दोनों का अध्ययन करेंगे। मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स की पहली बात करें, रैंडल और एंगलर एंड प्रेंटल, इन 2 वैज्ञानिकों ने मोनोकॉट को प्राइमिटिव माना और डायकॉट को बाद में उत्पन्न। उन्होंने सिर्फ 11 ऑर्डर्स बनाए थे, लेकिन हचिंसन ने 1959 में इसे डाइकॉटिलेडनस के बाद रखा और उन्होंने 29 ऑर्डर बनाए।
इन सभी में सबसे बड़ा फैमिली ऑर्किडेसी है। ऑर्किड जो पेड़ों की तनाओं पर होते हैं, उनके लगभग 20,000 स्पीशीज हैं। अब मोनोकॉट प्लांट में सीड के अंदर एक ही कॉटिलेडन होता है और एंडोस्पर्म काफ़ी विकसित होता है, लेकिन वेलिस्नेरिया, पोथोस, एलिस्मा और एमार्फोफैलस नामक पौधे में ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। यह देखिए फोटोग्राफ है एमार्फोफैलस के फ्लावर का। यह दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा फूल है। बगल में खड़े आदमी, उसके आकार से फूल के आकार की आप तुलना कर सकते हैं। यह मकई का बीज है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ही सिर्फ भ्रूण रखता है, एम्ब्रायो रखता है, इतना सा हिस्सा जो नीचे बेस के तरफ है, और ऊपर का एंटायर हिस्सा इसका एंडोस्पर्म है। यह एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें बीज की दीवार यानी सीड कोट से फल की दीवार पूरी तरह से जुटकर एक हो गया है। इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें प्लूम्यूल बनाने वाले हिस्से को कोलियोप्टाइल कहा जाता है और रेडिकल बनाने वाले हिस्से को, नीचे के हिस्से को, कोलियोराइजा कहा जाता है। अब इनके रूट्स अधिकांशतः फाइब्रस होते हैं और एडवेंटिशियस होते हैं। रूट में कॉर्टेक्स कम विकसित होता है। जाइलम फ्लोएम काफ़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और एंडोडर्म के लगभग सभी सेल पानी और सॉल्ट के लिए, लवण के लिए पूरी तरह से परमिएबल होता है, पारगम्य होता है। यानी इसमें पानी के परिवहन को रोकने वाला कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाया जाता है, जो कि डाइकॉट पौधों के जड़ों में पाया जाता है। मोनोकॉट के रूट में पिथ रीजन भली भांति विकसित होता है। स्टेम के ऊपर स्पष्ट रूप से नोड्स यानी गांठ बने रहते हैं। उस पर एक्सिलरी बड भी होता है, लेकिन एक्सिलरी बड से या तो ब्रांच नहीं बनता है, या बनता भी है तो बड़ा कमज़ोर ब्रांच बनता है। स्टेम के पूरी सतह पर एक मोटा क्यूटिकल का आवरण होता है, इसलिए बाहर से आपको यह चिकना लगेगा। इसके ऊपर मल्टीसेलुलर हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। अब इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में देखिएगा तो कॉर्टेक्स का पता ही नहीं चलेगा। पूरे में कई लेयर्स में वस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे, 3-4 रिंग में पाए जाएंगे। इसलिए एंडोडर्मिस और मेडुला जैसी रचनाओं का भी पता नहीं चलेगा। ये देखिए ईंख का पेड़ है, पौधा है, जिसके गांठ आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इन गांठों पर बड है। यहाँ इस दूसरे डायग्राम में आप बड देख सकते हैं, लेकिन ईंख के पौधे में आप ब्रांचिंग होते नहीं देखते हैं। अगर इसी के गांठ का रोपण कर दिया जाए तो ये बड फिर नया पौधा बना लेंगे। बांस में इनसे ब्रांचिंग निकलता है, घास में ब्रांचेज निकलते हैं, लेकिन बांस के ब्रांचेज मजबूत ब्रांचेज नहीं होते हैं, मोटे नहीं होते हैं। इनमें कई रिंग में जो वस्कुलर बंडल है, उनमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नाम का टिश्यू नहीं है। कैम्बियम के अभाव के कारण इसमें मोटाई वृद्धि नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। अब आप देखिए, यह एक मोनोकॉट पौधा है। इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। आप देख सकते हैं कि एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग और चौथा रिंग, 4 रिंग में ये वस्कुलर बंडल सजे हुए हैं।
इसलिए बीच का सेंटर में जो पित्त का निर्माण होता वो नहीं के बराबर है। यह इसका फाइन स्ट्रक्चर है जिसमें कई वस्कुलर बंडल एकदम बाहर की सतह के पास आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए कॉर्टेक्स नहीं है। अब इनके पत्ते या तो डंठल विहीन या डंठल युक्त होते हैं, सिंपल या कंपाउंड होते हैं। इनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, समानांतर क्रम में इनके वेन्स पाए जाते हैं। लेकिन स्माइलेक्स नाम के पौधे में यह रेटिकुलर या जालिकावत है। अधिकांश मोनोकोटिलेडनस प्लांट के लीफ के ऊपर और नीचे यानी वेंट्रल और डॉर्सल दोनों ओर स्टोमाटा पाए जाते हैं और इसमें पैरेन्काइमा दोनों ओर ही पैलिसेड प्रकार का होता है। मोनोकॉट में ऊपर की ओर पैलिसेड और नीचे की ओर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का अंतर पाया जाता है, जो इसमें नहीं पाया जाता है। तो इस तरह की बनावट को क्रांच एनाटोमी कहा जाता है। अब देखिए, ये बांस का पत्ता है, आप लंबे लंबे समानांतर देख रहे हैं। जड़ से निकलकर ये शीर्ष तक जाएंगे और फिर आपस में मिल जाएंगे, यानी कन्वर्जेंट होंगे। यह केले के पत्ते का एक भाग है। मिड रिब से दोनों ओर समानांतर वेन्स फैले दिखाई पड़ रहे हैं। तार के पेड़ में देखेंगे आप कि ये छितराए हुए रहते हैं। अब मोनोकॉट के फूल इनकम्प्लीट होते हैं। क्यों? तो इनमें कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, दोनों मिलकर पेरियंथ बनाते हैं, जिसकी इकाई को टेपल्स कहते हैं। अब ये टेपल्स और एंडोसियम के स्टामेन्स तीन तीन के सेट में पाए जाएंगे। अधिकांश प्लांट में फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन मकई में मेज में ऊपर का हिस्सा जिसे धनशीशा कहा जाता है वो मेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है, जबकि जिसे आप भुट्टा कहते हैं, मकई की बाली, वह फीमेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है। तो एक ही पौधे में दोनों अंग है, इसलिए यह मोनोएसियस है। अब तार का पेड़ यूनिसेक्सुअल है। ये लिली फ्लावर का बड है। इसमें आप देख रहे हैं कि बड के बाहर अलग से कैलिक्स नहीं दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा उजला लग रहा है। यहाँ कैलिक्स कोरोला मिलकर पेरियंथ बनाए हुए हैं। खिले हुए फूल में देखिए, अंदर की ओर 3 टेपल, 1, 2 और 3 ये अंदर का चक्र है, और ये वाला और ये वाला 3 बाहरी चक्र है। इसी तरह आप एंथर भी 6 गिन सकते हैं, 3 3 6 है ये। इसमें 3 बाहर 3 अंदर लगे हुए होंगे। अब ऑर्किड्स, ग्रासेज, बैम्बू, व्हीट, राइस, बार्ली, मेज, मिलेट, लिली, ओनियन, गार्लिक, पोमेगट, पोटामोगेटॉन, बनाना, जिंजर, टर्मेरिक, डेड पाम, कोकोनट, स्माइलेक्स इत्यादि मोनोकॉट प्लांट हैं। अब देखिए, तार का एक पेड़ है फीमेल, जिसमें आपको फल लगे हुए दिख रहे हैं, और उसका जो मेल प्लांट होगा उसमें इस तरह से लंबे लंबे आप देखेंगे रचनाएं। इसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मेल फ्लावर्स होते हैं। खिलने के तुरंत बाद ये झड़ कर गिरते रहते हैं। ये बीच में मकई का पौधा है, ऊपर में यह मेल इन्फ्लोरेसेंस और ये बगल के 2 भुट्टे फीमेल इन्फ्लोरेसेंस हैं। पहला फोटोग्राफ मिलेट या बाजरा का है और तीसरा फोटोग्राफ sorghum यानी ज्वार का है। बिहार में इन दोनों की खेती बहुत कम होती है, जबकि हरियाणा, पंजाब का या राजस्थान का यह प्रमुख फसल है।
अब डाइकोटिलेडनस प्लांट में आइए। इनके रूट्स टैप रूट होते हैं, एडवेंटिशियस रूट भी इनमें बनते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम की संख्या सीमित होती है, अधिकांश पौधे में सीमित होती है, लेकिन लता वाले बहुत सारे पौधों में इनकी संख्या बढ़कर 20 तक हो जाती है। इनमें कॉर्टेक्स और मेडुला स्पष्ट होता है और एंडोडर्म में सिर्फ जाइलम के सामने के सेल्स पैसेज सेल का काम करते हैं, जिससे पानी अंदर आ सकता है। बाकी सेल में कार्बोहाइड्रेट जमा होकर इम्परमेबल बना देता है, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप डाइकॉट के रूट में मिलता है, मोनोकॉट के रूट में यह नहीं मिलता है। अब स्टेम की सतह पर क्यूटिकुलर खोल नहीं होता है, इसलिए इस पर कई सारे मल्टीसेलुलर हेयर्स आपको जहां तहां दिखाई पड़ेंगे। गांठ स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन जहां से पत्ते या डाली की उत्पत्ति हो वह उसका गांठ या नोड ही है। प्रारंभ में अगर यह बड या लीफ टूट जाए तो उसके दाग बना हुआ आपको मिल सकता है। एक्सिलरी बड से अक्सर ब्रांच बनते हैं, फ्लावरिंग सीजन में फ्लावर बनते हैं। इसके स्टेम में 3 से 7 वस्कुलर बंडल साफ साफ दिखाई पड़ेंगे तथा फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम मिलेगा। कैम्बियम के कारण जो एक लैटरल मेरिस्टेम है, इसकी मोटाई में वृद्धि होती है और इसलिए इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से पिथ रीजन भी मिलेगा। अब आप सनफ्लावर का ये ट्रांसवर्स सेक्शन देखिए। बीच का पिथ रीजन नष्ट हो गया है, इसलिए खोखला हो गया है। इसमें आपको 7 वस्कुलर बंडल दिख रहे हैं। गिनकर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन कद्दू नेनुआ जैसे कुकुरबिटा प्लांट के लता में बहुत सारे वस्कुलर बंडल आपको दिखाई पड़ रहे हैं और बीच में काफी विकसित पिथ रीजन है। यह एक क्लोजअप का फोटोग्राफ है। थोड़ा मोटा है ये सेक्शन, इसलिए आस पार की ट्रांसपेरेंसी कम है। बाहरी सतह के पास भी यहाँ वस्कुलर बंडल है और ये सेकंड चक्र है। ये पहले वाले फोटोग्राफ का एक हिस्सा काफ़ी बड़ा कर दिया गया। इसमें आप देख रहे हैं कि बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है और इस बीच में ये कैम्बियम नाम का टिश्यू है। इसी का यह एक आर्टिस्टिक डायग्राम है जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम आपको दिखाया जा रहा है। अब इनके पत्ते डॉर्सीवेंट्रल हैं। ऊपर का वेंट्रल सतह और नीचे डॉर्सल सतह है। वेंट्रल की ओर कम स्टोमाटा, डॉर्सल की ओर अधिक स्टोमाटा होते हैं। इनमें जालिकाबद्ध यानी रेटिकुलर वेनेशन पाया जाता है। फूल में कैलिक्स और कोरोला ये दोनों बाहरी चक्र भी विकसित होते हैं। अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई एक एब्सेंट हो सकता है, इसलिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। यानी प्लांट मोनोएशियस और डायसियस दोनों हो सकता है। यह रेप्लिसिया का फूल है। बगल में बैठे हुए बच्चे को देखकर अंदाज लगाइए कि यह फूल कितना बड़े आकार का है। और यहाँ दूसरे फूल के बगल में एक लेडी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। अब इसके सीड में 2 कॉटिलेडन्स हैं। एंडोस्पर्म आमतौर से खत्म हो जाता है और भोजन कॉटिलेडन में जमा होता है, इसलिए ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाते हैं। लेकिन पपाया और कैस्टर में एंडोस्पर्म पाया जाता है। कॉफ़ी और ब्लैक पीपर यानी गोल मिर्च में
पेरिस्पर्म नाम की एक रचना मिलती है जो मेगास्पोर के चारों ओर न्यूसेलस नाम के पैरेन्काइमा से विकसित होता है। यह चना का एक सीड है। जर्मिनेशन जब हो जाए तो इसके सीड कोट को हटा कर देखिए तो 2 कॉटिलेडन एक विशेष जगह पर जुटे मिलेंगे। यह इसका प्राइमरी नोड या एम्ब्रायनिक नोड है। ऊपर का हिस्सा प्लूम्यूल बनाएगा, नीचे का रेडिकल बनाएगा, यानी कि प्रांकुर और मूलांकुर। उल्फिया, इसमें 11 स्पेसीज हैं। यह दुनिया का सबसे छोटा प्लांट है, इसलिए इसका फूल भी सबसे छोटा है। इसमें 40% ड्राई वेट प्रोटीन से निर्मित है, यानी मनुष्य के लिए यह एक अच्छा भोजन का स्रोत, प्रोटीन का स्रोत बन सकता है। आर्सियोथोबियम नाम का प्लांट, यह भी बहुत छोटा है, लेकिन यह सबसे छोटा परजीवी पौधा है। और कस्कुटा रिफ्लेक्सा नाम के, जिसे आप अमरलता कहते हैं, वह डायकॉट है, लेकिन उसमें कॉटिलेडन विकसित नहीं होता है। यह देखिए, यही है उल्फिया। एक उंगली पर सैकड़ों प्लांट आ गए। इतने छोटे आकार के ये होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और यह है आर्सियोथोबियम, जो पैरासाइटिक प्लांट है, इपीफाइटिक, प्लांट के ऊपर प्लांट पैरासाइट। अब एक्लिप्टस सबसे लंबा पौधा माना जाता है। थ्योरी के हिसाब से इसके बराबर लंबाई का दूसरा पौधा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो सबसे लंबा पौधा मिला, नाम उसका सेंटूरियन रखा गया। यह लगभग 300 फीट ऊंचाई का है और तस्मानिया में है। अब इस तरह आपने मोनोकॉट और डायकॉट, पूरे फ्लावरिंग प्लांट के विषय में सारी महत्वपूर्ण बातें जान ली। मॉर्फोलॉजी जब आप पढ़िएगा तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड इत्यादि अलग से डिटेल में पढ़िएगा। अब इसके बाद अगले सेशन से हम लोग एनिमल किंगडम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।